हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एक्स्ट्रा क्लासेस में अगला चैप्टर देखा जाए। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का सिद्धांत। पुरानी एनसीईआरटी से एक और अच्छा चैप्टर बचता है जिसको कवर कर लिया जाए, क्योंकि कक्षा 10 में आपको ये फिर से पढ़ना है, फिर 11th और 12th में भी शायद आएगी, और कंपटीशन में तो आती ही आती है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। द ओनली चैप्टर विदाउट फॉर्मूलाज, दो नॉट द इजीएस्ट। ये अकेला चैप्टर है मैथमेटिक्स का जिसमें कोई फार्मूला नहीं होता है, सो टू से। कोई खास कैलकुलेशंस भी इन्वॉल्व नहीं है, कैलकुलेटर की तो ज़रूरत कभी पड़ती ही नहीं है, और सारे आंसर्स केवल फ्रैक्शंस में ही होते हैं। फ्रैक्शंस अर्थात रियल नंबर्स, प्रॉपर फ्रैक्शन, रैशनल नंबर्स, प्रॉपर फ्रैक्शंस, जिनका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है। सारे आंसर्स पी बाई क्यू फॉर्म में होंगे, रैशनल नंबर्स, प्रॉपर फ्रैक्शंस। शायद इसलिए कभी कभी इस चैप्टर को थोड़ा आसान समझने की भूल कर बैठते हैं बच्चे, क्योंकि इस अध्याय में जो सवाल होते हैं वो खेल कूद से संबंधित होते हैं। कहीं सिक्का उछाला जाएगा, कहीं डाई को टॉस किया जाए, उछाला जाएगा, जो लूडो वाली डाई होती है, पासा, कहीं ताश के पत्ते फेंटे जाएंगे, कहीं डार्ट गेम होगा। इस तरह के सवाल इसमें होते हैं। तो दिस इज द ओनली चैप्टर विदाउट फॉर्मूलाज एंड प्योर कंसेप्ट्स, एंड इट इज़ नॉट द ईजिएस्ट। आई कैन टेल यू, ये चैप्टर जितना आसान दिखता है शुरुआत में, और सबको लगता है ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी क्या है तो आसानी से दिख रही है, ये उतना आसान है नहीं। इसलिए बहुत ध्यान से इसको पढ़ें, और ये भी 9, 10, 11, 12 और आगे 13 में भी चलेगा। प्योर कंसेप्ट्स हैं, समझना बहुत ज़रूरी है। इससे मिलता जुलता एक चैप्टर होता है कॉम्बिनेटोरिक्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। तो इन दोनों की जुगलबंदी के साथ काफ़ी डिफ़िकल्ट सवाल बनाए जाते हैं, विशेष रूप से IIT JEE और कैट में और सीसैट में भी। तो चूँकि कक्षा 9 के सिलेबस में पहले ये शामिल था पुरानी NCERT में, तो मैं सोचता हूँ इसे कवर कर लेना उचित होगा। तो शुरू करते हैं पुरानी NCERT से एक्स्ट्रा क्लास, प्रायिकता का सिद्धांत, इंट्रोडक्शन। अच्छा, कोटेशन है बड़ा अच्छा सा, लाप्लास बहुत महान गणितज्ञ और फिजिसिस्ट थे। इट इज़ रिमार्केबल दैट अ साइंस विच बिगैन विद द कंसिडरेशन ऑफ गेम्स ऑफ चांस शुड बी एलिवेटेड टू द रैंक ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन नॉलेज। साइंस में हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, प्रयोग करते हैं, प्रोबेबिलिटी में भी हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स होते थोड़े अलग तरह के होंगे, लेकिन साइंस में भी आउटकम सर्टेन नहीं होता है। जब किसी नए कंसेप्ट या नए सिद्धांत की उत्पत्ति हो रही होती है तो पहले प्रायोगिक तरीके से, एम्पेरिकली उसे टेस्ट किया जाता है। तो साइंस भी शुरुआत में गेम ऑफ चांसेस ही होता है, जो बाद में एलिवेट होकर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन नॉलेज बन बैठा। यहाँ पे साइंस से इस चैप्टर की सिमिलैरिटी की तरफ संकेत करते हैं महान गणितज्ञ लाप्लास। इंट्रोडक्शन। आम जिंदगी में हम लोग ये इस तरह की बातें करते हैं, इट विल प्रॉब्ली रेन टुडे, आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट, मोस्ट प्रॉब्ली कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन एनुअल एग्जामिनेशन, चांसेस आर हाई दैट प्राइसेस ऑफ डीजल विल गो अप। इस तरह के वाक्य और फ्रेजेस हम यूज़ करते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क, गेस्टिमेट, लीप ऑफ फेथ, इस प्रकार के जो फ्रेजेस आते हैं, इनका कहीं ना कहीं रिलेशन, इनकी जड़ें प्रोबेबिलिटी थ्योरी में है। अनसर्टेनिटी को समझने के लिए या सर्टेनिटी को मेजर करने के लिए, द अनसर्टेनिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली बाय मीन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी इन मैनी केसेस। ये चैप्टर स्टैटिस्टिक्स और सांख्यिकी से भी रिलेशन रखता है, इसलिए इसका एप्लीकेशन कई विषयों में होता है। लगभग हर विषय जो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक सोच की तरफ बढ़ता है, क्योंकि विज्ञान में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, नई थ्योरीज को आजमाया जाता है। फिजिकल साइंसेस, फिजिक्स केमिस्ट्री तो है ही, कॉमर्स, बायोलॉजिकल साइंसेज, मेडिकल साइंसेज, वेदर फोरकास्टिंग, गेम थ्योरी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, क्रिप्टोग्राफी, इन सब में प्रोबेबिलिटी थ्योरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। देखा जाए एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, एक प्रायोगिक अप्रोच, इसमें क्या होता है, कई बार कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उनके आउटकम को प्रेडिक्शन किया जाता है। यू हैव हैड अ ग्लिम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी व्हेन यू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स लाइक टॉसिंग ऑफ कॉइन्स, थ्रोइंग ऑफ डाइस,
और उसके आउटकम के चांसेस को मेजर किया जाता है एक फ्रैक्शन के रूप में, एक भिन्न के रूप में। इस सिद्धांत की शुरुआत की दो महान गणितज्ञ ने, ब्लेज पास्कल और फर्मैट, बहुत लोग फेमा भी कहते हैं इसको, पियरे दी फर्मैट। ब्लेज पास्कल, पास्कल जो कंप्यूटर के भी जनक माने जाते हैं, इन दोनों ने पास्कल एंड फर्मैट सॉल्व द प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली। दिस वर्क वाज द बिगिनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ब्लेज पास्कल, French philosopher and mathematician Blaise Pascal and another French mathematician Pierre de Fermat। फर्मैट के बारे में एक बात बताना चाहूँगा कि इनका जो अंतिम थ्योरम थी, फर्मैट्स लास्ट थ्योरम कहा जाता है, इसको अभी तक प्रूव नहीं कर पाए हैं कोई। शायद एंड्रू वाइल्स ने प्रूव किया है, लेकिन वो बहुत काम की थ्योरम है, इसका कोई प्रूफ निकालेगा तो उसको मैथमेटिक्स का जो टॉप अवार्ड होता है, फील्ड मेडल, वो शायद मिल सकता है। तो इन दोनों महान गणितज्ञों ने इस सिद्धांत को खोजा, डेवलप किया। चलिए पहले एक्टिविटी द्वारा समझते हैं कि एग्जैक्टली हम चांसेस को मेजर कैसे करते हैं मैथमेटिकली। गेस करना और उसको फील करना, अनुमान लगाना एक अलग बात है, और उसको एक ऑब्जेक्टिव नंबर द्वारा मेजर करना, डिनोट करना और स्टैटिस्टिकली उसको रिकॉर्ड करना, उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती मैथमेटिक्स की। तो यहाँ पे हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तो पहला एक्सपेरिमेंट ये रहा, एक सिक्के को लें, उसको 10 बार टॉस करें, केवल 10 बार टॉस करें, और कितनी बार हेड आया और कितनी बार टेल आया इसकी ये सारणी बनाए। टेबल 15.1 में 10 बार टॉस किया है, कितनी बार हेड आया, कितनी बार टेल आया, ये करके देखें। उसके बाद इन फ्रैक्शनल नंबर्स को कैलकुलेट करें। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन से शुरुआत होती है प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी को हमेशा फ्रैक्शंस में लिखा जाता है। इट इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी। इट मेजर्स, परसेंटेज भी कह सकते हैं इसको आप, लेकिन जनरली फ्रैक्शन में और रैशनल नंबर्स के रूप में PQ के फॉर्म में इसको लिखा जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो आप अपने एक्सपेरिमेंट से ये रीडिंग लेके दो फ्रैक्शंस निकालें। पहली फ्रैक्शन है नंबर ऑफ टाइम्स हेड टर्न्स अप कम्स अप बाई टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन इज टॉस्ड। यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर 10 हो जाएगा। लेट अस से 6 बार हेड आया और 4 बार टेल आया, तो पहली फ्रैक्शन हो जाएगी 6/10 और दूसरी हो जाएगी 4/10। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/5 एंड 2/5, ये इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू बनेगी। हाँ, यहाँ पे जो सिक्का लिया जाता है उसके लिए प्रोबेबिलिटी थ्योरी में कॉमनली टर्म यूज करते हैं अनबायस्ड कॉइन, विच इज इक्वली बैलेंस्ड इन इट्स वेट एंड साइज फॉर हेड और टेल। ऐसा सिक्का होना चाहिए जिसमें हेड आने की भी उतनी ही चांसेस होंगी जितनी टेल आने की, यानी इसका वेट का जो बैलेंस है वो एकदम परफेक्ट होगा दोनों साइड्स की तरफ। उसको अनबायस्ड कॉइन कहते हैं, या बैलेंस या इवन कॉइन कहेंगे। अब आगे यही काम करें, इस सिक्के को 20 बार उछालें और रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टॉस। खाली बैठ के ये काम करें गर्मी की छुट्टियों में, 50 बार उछालें और इन फ्रैक्शंस को निकालें। लेकिन प्रोबेबिलिटी थ्योरी की खास बात यह है कि इसमें किसी एक्सपेरिमेंट को कई बार करना पड़ता है। कई से मेरा मतलब है यू कैन से इन्फिनिटली मेनी। It is not humanly possible to do any experiment infinitely many times, so we take sufficiently large number of trials or experiments। और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स की नंबर बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, आपके क्लास के सभी बच्चों को एक साथ एंगेज किया जाए। एक्टिविटी 2, पूरे क्लास को 2 और 3 स्टूडेंट्स के ग्रुप में बांट दिया जाए और हर स्टूडेंट से कहा जाए, हर ग्रुप से कहा जाए कि 15 बार सिक्का उछाले। तो अगर 30 बच्चों की क्लास में 10 ग्रुप बन गए तो 15 बार उछाल के 15 × 10 150 ट्रायल्स या 150 एक्सपेरिमेंट्स हो गए। फिर यही वैल्यू लिखें, यही फ्रैक्शन लिखें, कितनी बार हेड आया, कितनी बार टेल आया, पूरी क्लास के लिए, और ग्रुप वाइज भी कर सकते हैं। वैसे पूरी क्लास के लिए ये रिकॉर्ड करना ज़्यादा मुफीद रहेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बढ़ाना चाहते हैं। आप गौर करेंगे, यू विल फाइंड दैट एज द नंबर ऑफ टॉसेस गेट्स लार्जर द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन कम क्लोजर टू 0.5। जितने ज़्यादा ट्रायल्स करेंगे, जितनी ज़्यादा बार कॉइन को टॉस करेंगे, आप पाएंगे कि इन दोनों ही फ्रैक्शंस की वैल्यू, ये रहे 2 फ्रैक्शंस हमारे, एक हेड वाला फ्रैक्शन है, एक टेल वाला फ्रैक्शन है, इनकी वैल्यू धीरे धीरे 0.5 या 1/2 की तरफ चली जाएगी, बशर्ते सिक्का कई मरतबा उछाला गया हो। 1 या 2 बार में आप नहीं कह सकते। मान लीजिए आपने 2 बार उछाला तो 2 बार में दोनों बार हेड आ गया, तो 2 बार ऊपर वाला 2/2 हो जाएगा, नीचे 0/2 हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, कई बार उछालना है।
कहते हैं ना, किसी भी काम को अगर मेजर करना हो तो कई बार करो, एक आध बार तो तुक्का भी लग सकता है। तो उस तुक्के या फ्लूक को रूल आउट करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए प्रोबेबिलिटी में हम किसी एक्सपेरिमेंट को कई बार करते हैं, डिस्पैशनेटली, ऑब्जेक्टिवली, न्यूट्रली और एक अनबायस तरीके से किया जाता है। और रैंडमली, रैंडम का क्या मतलब होता है ये अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। प्रोबेबिलिटी इज मोस्टली अबाउट रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, रैंडम सेलेक्शंस, रैंडम ट्रायल्स, अनकंट्रोल्ड एंड अनबायस्ड एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें कोई प्रेफरेंस ना हो, कोई बायस ना हो, कोई कंट्रोल ना हो। तो जब आप ये काम करेंगे और क्यूमुलेटिव फ्रैक्शंस लेंगे, जैसा कि इस टेबल में आपको इंगित किया है, तो आप देखेंगे धीरे धीरे ये वैल्यू सिक्के वाले एक्सपेरिमेंट में 0.5 आती जाएगी। हेड फ्रैक्शन की वैल्यू भी 0.5 आएगी। ये ऊपर वाला रहा हेड फ्रैक्शन, ये हेड फ्रैक्शन रहा, और नीचे वाला रहा टेल फ्रैक्शन। इनकी वैल्यू धीरे धीरे कन्वर्ज होके, कन्वर्ज भी बड़ा सुंदर वर्ड है मैथमेटिक्स में, 0.5 होती जाएगी। अगली एक्टिविटी है थ्रो अ डाई 20 टाइम्स एंड नोट डाउन द नंबर ऑफ टाइम्स द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 कम अप। जो पासा होता है जिससे हम लोग लूडो खेलते हैं, देखिए बचपन की सारी चीज़ें अब कक्षा 9 10 11 12 में फिर से अपने खिलौने वाले डब्बे से बाहर निकालिए और प्रोबेबिलिटी थ्योरी में उसको अप्लाई कीजिए, और खेल कूद को अब दूसरे नज़र से करने का वक्त आ चुका है। आप कक्षा 9 में हैं। किसी डाई को 20 बार उछालें, डाइस कहते हैं, बहुवचन डाइस होता है शायद, पासे। तो एक पासे को 20 बार उछालें। अ डाई इज अ वेल बैलेंस्ड क्यूब विद इट्स 6 फेसेस मार्क्ड विद नंबर्स 1 to 6, 1 number on one face, sometimes dots appear in the place of numbers। ठीक है, पासे से हम सभी परिचित हैं, कोई नई बात नहीं है। यही काम अब पासे के साथ करना है, और कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 6 आएगा, हो सकता है 5 आए। तो अगर 20 बार करेंगे तो ये 6 के 6 नंबर कभी ना कभी आएंगे। हो सकता है कोई एक नंबर 10 बार आ जाए, हो सकता है कभी 2 आए ही ना, हो सकता है 4 ही आए और 5 ही आए, 10 बार 6 आ जाए, 3 बार 3 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बराबर ये नंबर्स हर बार बराबर फ्रीक्वेंसी में आएंगे, लेकिन आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है और अपनी ऑब्जर्वेशंस को इस टेबल में कैद करना है, टेबल 15.3 में। और आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ फॉलोइंग फ्रैक्शंस, नंबर ऑफ टाइम 1 टर्न्स अप एंड टोटल नंबर ऑफ डाई थ्रोज। अच्छा, डिनोमिनेटर तो 20 ही रहेगा क्योंकि हमने 20 बार उछाला है इस पासे को। आपको देखना है कि ये फ्रैक्शंस कितना कितना वैल्यू लेकर आते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग फ्रैक्शंस, कितनी बार 1 आया बटा 20, कितनी बार 2 आया डिवाइड बाई 20। इसी प्रकार हर नंबर के लिए उसका करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन निकालिए और उसको दर्ज कीजिए। नाउ थ्रो द डाई 40 टाइम्स। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट जब बढ़ाएंगे तो तुक्के की संभावना धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएगी, और सभी नंबर्स जिस तरह आप एक्सपेरिमेंट आपने सिक्के वाला किया, जब बढ़ाते गए तो सभी हेड या टेल की फ्रीक्वेंसी बराबर हो गई। उसी प्रकार as the number of throws of die increase, you will find that each value of each of the fraction come close and close to 1/6। कारण यह है कि पासे के सभी 6 फेसेस एक जैसे हैं, तो there is no reason for preferring one face to another when it is falling randomly, naturally under the laws of natural gravitation। तो कोई वजह नहीं है कि एक फलक ज़्यादा बार आए, एक फेस ज़्यादा बार आए, चूँकि डाई एक सिमेट्रिकल क्यूब है, वेल बैलेंस्ड कहा गया ना, वेल बैलेंस्ड क्यूब है। ऐसा नहीं है कि डाई 6 की तरफ से भारी है और फेस नंबर 5 हल्का है या फेस नंबर 2 भारी है। इसीलिए यहाँ पे वेल बैलेंस कहा गया है। जो फुटनोट दिया होता है उसकी कुछ कुछ मायने होते हैं, किताब पढ़ते समय उसकी फुटनोट ज़रूर पढ़ें। As number of throws of die increases, you will find that value of each fraction comes closer and closer to 1/6। I would insist कि ये प्रयोग आप 100 बार करें। गर्मी की छुट्टियों में घर बैठ के एक पासा लें, थोड़ा समय डिवोट करें और 6 बार उछालें और ये सभी नंबर रिकॉर्ड करें। काफ़ी हद तक संभावना है कि इनकी वैल्यूज़ बराबर आएंगी, लड़ती भिड़ती आएंगी, इनके बीच के डिफरेंसेस कम होते जाएंगे। जो फ्रैक्शंस हैं इनके बीच के डिफरेंसेस कम होते जाएंगे, क्योंकि आपने हर बार इतना उछाला है कि हर नंबर को एक फेयर चांस मिला है। तो वी एक्सपेक्ट दैट as number of throws of die increases, you'll find that the value of each fraction comes close to 1/6। Likewise,
As number of tosses of coins increased, you have found that these fractions come close to 0.5 या 1/2. ये है प्रोबेबिलिटी का मेजर करने का एक एक्सपेरिमेंटल तरीका, इसे हम कहते हैं एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी. एक्सरसाइज करें आप. The dice used in all groups should be of almost same size and appearance, then all the throws will be treated as throws of the same die. क्योंकि एक्सपेरिमेंट में आपका जो उपकरण है वो डाई है, उसी को आपको 100 बार उछालना है. तो अगर ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं और अलग अलग ग्रुप को आपने डाइस दी रखी हैं, तो ट्राई टू मेक श्योर कि सभी डाइस एक ही जैसी हों, उनमें फ़र्क ना हो. जब इंस्ट्रूमेंट एक ही रहेगा तो उनकी रीडिंग को हम एक इंस्ट्रूमेंट द्वारा ली गई रीडिंग मान सकते हैं, जैसा कि हम फिजिक्स में करते हैं, बायोलॉजी में करते हैं. फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप से कोई रीडिंग लेनी है, तो जब तक सभी माइक्रोस्कोप एक जैसे नहीं होंगे, क्लास में सभी बच्चों की रीडिंग एक जैसी नहीं आएगी. क्योंकि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में एक कंसेप्ट होता है लीस्ट काउंट का, अल्पतमांक कहते हैं. उसी प्रकार डाइस में भी एक ही जैसा डाई रखा जाए तो उसकी वैल्यू को हम एक डाई को ट्रीट किया जा सकता है. किसी तरह का वेरिएशन या बायस नहीं रहेगा, उसको रूल आउट करने का तरीका है. तो ग्रुप एक्टिविटी करने के बाद भी आप यही पाएंगे. यू विल फाइंड दैट एज नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ थ्रोज गेट्स लार्जर, द फ्रैक्शंस इन कॉलम 3 मूव क्लोज टू 1/6. कॉलम 3 क्या कह रहा है? क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ टाइम्स वन टर्न्ड अप एंड टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द डाई इज थ्रोन. Toss 2 coins simultaneously 10 times and record your observations. No head turns up, 1 head turns up, 2 heads turns up. अब आपने सिक्कों वाले एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया, एक की जगह 2 सिक्के ले लिए. जब 2 सिक्के लेंगे 2 आउटकम्स होंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल. अगर सिक्कों को आपने डिफरेंट मार्क कर लिया है तो हेड टेल और टेल हेड विल मीन डिफरेंट, देयर ऑर्डरिंग विल बिकम इंपॉर्टेंट. अदरवाइज अगर केवल आपको नंबर्स ही काउंट करने की कितनी बार हेड कितनी बार टेल आया एक टॉस में, तो ऑर्डर विल नॉट बी इंपॉर्टेंट. अगर कॉइन्स आइडेंटिकल हैं इन ऑल एस्पेक्ट्स एंड दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल, देन ओनली नंबर्स इज इंपॉर्टेंट, नॉट द ऑर्डर ऑफ हेड एंड टेल. राइट डाउन द फ्रैक्शंस अगेन. नंबर ऑफ टाइम नो हेड्स टर्न अप, टोटल नंबर ऑफ टाइम 2 कॉइन्स आर टॉस्ड. अगेन ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप पाएंगे ये वैल्यूज 0.25, 0.5 एंड 0.25 आती जाएंगी. आइडिया इज कि जितना ज़्यादा आप ट्रायल्स देंगे, जितना ज़्यादा मौका देंगे कुदरत को अपने आप को जाहिर करने का, तो प्रोबेबिलिटी के ज़रिए चीज़ें निकल के आती हैं कि इवेंट्स अगर इक्वली लाइकली हैं तो उनकी प्रायिकता भी बराबर होगी. अ ट्रायल इज एन एक्शन विच रिजल्ट्स इन वन और सेवरल आउटकम्स. एन इवेंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट इज कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट. इन क्लास 10th यू विल स्टडी मोर फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एन इवेंट. फिलहाल ये इंट्रोडक्शन है, तो ट्रायल और इवेंट इस प्रकार से डिफाइन किए जाते हैं. ट्रायल इज एन एक्शन विच रिजल्ट्स इन वन और सेवरल आउटकम्स, लाइक टॉसिंग अ कॉइन इज अ ट्रायल विच में रिजल्ट इन हेड और टेल विच आर डिस्टिंक्ट आउटकम्स. Possibility in activity 1 were head and tail, whereas in activity 3 the possible outcomes are 1 to 6. Okay. अब empirical probability क्या होती है? प्रयोग द्वारा जो probability हमने कैलकुलेट की है, जो हमारी रीडिंग है, उसे हम कहेंगे empirical probability of an event E. इवेंट को कैपिटल ई से दिखाया जाता है. उसकी प्रायिकता निकालने के लिए हम ये नोटेशन यूज करते हैं. कैपिटल P स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी एंड हाई ब्रैकेट में E मतलब इवेंट. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड divided by total number of trials. Let us say event is coming of head. Number of trials in which head appeared divided by total number of trials. Trials हो गया number of tosses, event हो गया head का आना. तो event और trials में ये फर्क होता है. और किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इस प्रकार निकाली जाती है, तो हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच हेड अपीयर्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स या टॉसेस. डाई को टॉस किया या आपने कॉइन को टॉस किया. इस प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज रिटन. हाँ, नंबर ऐसा भी कहते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स.
In this chapter we will be finding empirical probability, though we will write probability for convenience. Again आगे देखते हैं. Empirical probability depends on number of trials undertaken and number of times the outcomes you are looking for coming up in these trials. Of course इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपके एक्सपेरिमेंट्स से ही डिसाइड होंगे, कितनी बार आपने ट्रायल्स किए और कितनी बार आपके डिजायर्ड इवेंट्स टर्न अप हुई या डिजायर्ड इवेंट्स हैपन हुई घटित हुई. एक और क्वेश्चन करते हैं. एग्जाम्पल 1. अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स विद फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज. देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आगे मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी का स्टैटिस्टिक्स से रिलेशन है और आप स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसी का महत्व जानते हैं, तो ये शब्द यहाँ पे अब आते रहेंगे. गणित में कोई भी दो चैप्टर पूरी तरह अनरिलेटेड नहीं होते, इसीलिए समग्र लर्निंग की ज़रूरत है. अगला पढ़ते हुए पिछला भूलने की गलती ना करें. जो कुछ आप पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आगे लिंक होगा और उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है. इसीलिए अगर पिछला भूल जाएंगे गलती से तो आगे के कंसेप्ट सीखना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज थिंग्स आर क्वाइट रिलेटेड. फ्रीक्वेंसीज दी हैं. हेड आया 455 बार और टेल आया 545 टाइम्स. कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर ईच इवेंट. अब यहाँ अज्यूम किया गया है कि कॉइन को एक ही जैसी कंडीशंस में 1000 बार उछाला, टॉस करने वाला व्यक्ति भी सेम था. ये चीज़ें रेस्ट एवरीथिंग इज अज्यूम्ड कांस्टेंट या सेम. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट. दो इवेंट होंगी. व्हेन हेड इज सीन वन इवेंट, व्हेन टेल इज सीन अनदर इवेंट. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया नंबर ऑफ हेड्स बाई टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, विच इज 455 बाई 1000, 0.455. सिंपल सा फ्रैक्शन है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज नंबर ऑफ डिजायर्ड इवेंट्स बाई टोटल नंबर ऑफ ट्रायल. यहाँ पे डिजायर्ड इवेंट एक बार हेड हो जाएगी, एक बार टेल हो जाएगी. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ द इवेंट गेटिंग टेल, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कह दिया इसको. ई वाली इवेंट डिनोट कर रहे हैं हेड के लिए और एफ द्वारा डिनोट किया गया टेल के लिए. ठीक है, तो फ्रैक्शंस निकालने हैं आपको. एक बार आएगा 445 बाई 1000, दूसरी बार आ जाएगा टेल के केस में 545 बाई 1000. डेसिमल में लिख दिया गया है. नोट दैट इन एग्जाम्पल अबव पी ई प्लस पी एफ इज इक्वल टू 1. एक्चुअली दोनों के डिनोमिनेटर 1000 हैं और न्यूमिनेटर्स 1000 के ही दो पार्टीशन हैं. भाई 1000 बार टॉस करेंगे तो जितने बार भी हेड आए या जितनी बार भी टेल आए, हेड और टेल की फ्रीक्वेंसीज का टोटल तो 1000 ही रहेगा. तो जब इन फ्रैक्शंस को जोड़ेंगे जिनके डिनोमिनेटर 1000 हैं और न्यूमिनेटर्स ऐड अप होके 1000 हो जाते हैं, तो पी ई प्लस पी एफ 1 हो जाएगा. दिस विल ऑलवेज हैपन व्हेन यू विल कवर ऑल पॉसिबल आउटकम्स, all events are covered. Then in that case probability of summation of probabilities will become 1. Note that in example above PE plus PF will come 1 and E and F are the only two possible outcomes of each trial. E और F के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. तो probability of head and probability of tail को जब ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा. अच्छा, यहाँ पे ऐड क्यों किया इस बारे में हम थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे. एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी होता है प्रोबेबिलिटीज़ का, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे. एंड और का सिद्धांत भी आता है. समथिंग लाइक लॉजिक गेट्स विच यू स्टडी इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. तो वो चीज़ें अगली कक्षा में डिस्कस होंगी. फिलहाल ये जान लीजिए कि जब हम सभी इवेंट्स को कवर करते हैं और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करते हैं तो आंसर आता है 1, बशर्ते आपने सारी इवेंट्स कैप्चर कर ली हों और उनके अलावा कोई और इवेंट ना बच रही हो. एक शर्त और है कि वो दो इवेंट्स उसमें कुछ भी ओवरलैप ना हो. ऐसा ना हो कि वो दोनों इवेंट्स कभी साथ में घटित हो सकती हैं. जैसे इस केस में ऐसा कभी नहीं होगा कि हेड और टेल दोनों साथ में आ जाए. ऐसी इवेंट्स को हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स. ये दो इवेंट्स या तीन इवेंट्स या n नंबर ऑफ इवेंट्स हैव नथिंग इन कॉमन, and clubbing all these events nothing is ruled, everything is covered. कुछ भी बचता नहीं है, कोई भी पॉसिबिलिटी छूटती नहीं है. जैसे अगले सवाल में एक सिक्के को 2 coins are tossed 500 times and we get
2 हेड्स 105, 1 हेड 275, नो हेड 120 बार। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दीज इवेंट्स। अगेन यहाँ 3 इवेंट्स बन गई, E1, E2, E3 क्या दिया, EFG भी कह सकते हैं। 2 हेड आए 105 बार, 1 हेड आया 275 बार और नो हेड आया 120 बार। ध्यान से देखें, इन तीनों को यदि जोड़ेंगे तो 500 ही आएगा आई गेस। 125 प्लस 225 प्लस 275, हाँ, इसका मतलब इन 3 इवेंट्स ने सारी ही एक्सपेरिमेंट्स के को कवर किया है। और क्लियरली इन तीनों इवेंट्स में कभी कुछ कॉमन नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 2 हेड्स भी आए और 1 हेड भी आए। अगर 2 हेड्स आए तो 2 हेड्स आए और नो हेड आए और 1 हेड आए, ऐसा भी कॉमन नहीं, कभी कॉमन नहीं हो सकता। इसका अर्थ ये हुआ कि ये 3 इवेंट्स E1, E2, E3 दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये सभी सिनेरियोज को कवर करती हैं और इन तीनों इवेंट्स में कोई ओवरलैप नहीं है, ओवर काउंटिंग या अंडर काउंटिंग नहीं हो रही है। इस बारे में थोड़ी गहरी चर्चा और होगी जब हम लोग कॉम्बिनेटोरिक्स पढ़ेंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की काउंटिंग कैसे की जाती है। जी हाँ, काउंटिंग जिससे आपने गणित की पढ़ाई शुरू की थी कक्षा नर्सरी में, उस स्लेट में जो बीड्स थे, काउंटिंग की पावर समझनी हो तो कॉम्बिनेटोरिक्स पढ़ा जाएगा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन विल स्टडी इन डिटेल अबाउट कि काउंटिंग से किस प्रकार के जादू निकलते हैं या किस तरह के गहरे और जटिल सवाल बनते हैं। IIT-JEE में सबसे टफ सवाल प्रोबेबिलिटी और कॉम्बिनेटोरिक्स के ही होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के सवालों में मेहनत ज़्यादा होती है, लेकिन इन सवालों में सोचना बहुत होता है क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं होता है, सिर्फ सोचना है और सोच अगर सही दिशा में लिया तो आंसर सही आएगा। अदरवाइज एक विडंबना और है कि प्रोबेबिलिटी के सवालों में कई बार हर छात्र को लगता है उसका आंसर सही है, क्योंकि आंसर हमेशा फ्रैक्शन में आएगा, हर किसी को लगता है उसका आंसर सही है और कोई ऐसा यार्डस्टिक या फॉर्मूला तो है नहीं जिसको आप टेस्ट कर लें। जैसे अलजबरा ऑटो पायलट चला के आप देख लो कि भाई हमने जो कैलकुलेशन किया वो सही है। अलजबरा में फ़ायदा होता है, फॉर्मूले सामने होते हैं, आप उनको वैल्यू फीड करके टेस्ट कर सकते हैं, अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। एग्जाम में अपने आंसर की जांच करने के लिए जो एंड में आधा घंटा बचाते हैं, उस आधे घंटे में प्रोबेबिलिटी के सवाल को जांच नहीं सकते। वो एक बार में सही गया तो सही गया, नहीं तो गलती हो जाती। इसलिए विशेष रूप से थिंकिंग पे ध्यान दें, सोचने की जो पावर है उसको थोड़ा प्रबल करें। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग मांगता है। तो यहाँ पे देखा हमने 3 इवेंट्स लिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, E1, E2, E3 कहा और इनकी प्रोबेबिलिटी को जोड़ा। ये प्रोबेबिलिटी क्रमशः 0.21, 0.55, 0.24 आया। इनको जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। 21, 24 हुआ, 45, 45, 55 हुआ, ठीक है, तीनों जोड़ के 1 आ गया। ऑब्जर्व दैट PE प्लस PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 is 1. Also E1, E2, E3 cover all the outcomes and there is nothing common in events E1, E2, E3. We call such events mutually exclusive and exhaustive events. ये बहुत काम का कंसेप्ट है, थ्योरी है, इसको थोड़ा और सोचिए और एग्जाम्पल ढूंढिए कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या हो सकती हैं। जैसे एक पासे को उछालें तो या तो इवन नंबर आएगा या ऑड आएगा, और कभी ऐसा नहीं होगा कि इवन नंबर और ऑड नंबर एक साथ आ जाए। तो इवन नंबर का आना और ऑड नंबर का आना भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है पासा उछालने वाले प्रयोग में। अ डाई इज थ्रोन 1000 टाइम्स विथ फ्रीक्वेंसीज फॉर आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए 1000 बार फेंका है, लेकिन हर अंक के आने की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। अब प्रोबेबिलिटी आपको एक्सपेरिमेंटली निकालनी है, अपनी एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी इस डेटा से निकालनी है। जो भी हो, एक बात तो निश्चित है कि इन सभी प्रोबेबिलिटीज का योगफल 1 होगा, क्योंकि ये सारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। इस फ्रेज को मैं बार बार जोर दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फ्रेज है। गलतियाँ यही होती हैं, हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स को ढूंढ नहीं पाते और ओवर काउंटिंग या अंडर काउंटिंग कर बैठते हैं। इस बारे में अगेन आई वुड से जब कॉम्बिनेटोरिक्स पढ़ेंगे तब गहन चर्चा की जाएगी, जो कि बहुत जल्दी होगा। इस डेटा से आप PE1, E2, E3, E4, E5, E6 निकालेंगे तो ये डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। 0.179 फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और डेसिमल में भी लिख सकते हैं, वॉट एवर सूट्स यू। परसेंटेज में भी लिखा जाता है कई बार। अगेन नोट दैट इन सब का टोटल 1 आ गया। नोट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1. Sum of all possibilities is 1 या probabilities is 1.
E1 से लेकर E6 कवर ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए ट्रायल। अच्छा, प्रायिकता हमेशा या प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से छोटी होती है, 0 से बड़ी होती है। जब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए उसे हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना। जैसे अगर पासे को उछालेंगे और हम कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 10, नॉट पॉसिबल, पासे में 6 तक के ही अंक होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 10 इज 0, दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। और दूसरी दशा में अगर हम ये रखें इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग अ नंबर स्मॉलर देन 7, नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 7, दिस इज सर्टेनली ट्रू कि या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ये सभी नंबर 7 से छोटे हैं, तो इट इज सर्टेन कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी नंबर स्मॉलर देन 10 इज 100% या 1, इट इज सर्टेन इवेंट। जब प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए उसको इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, जब प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए उसको सर्टेन इवेंट कहते हैं। और प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, एक फ्रैक्शन होगा, एक रैशनल नंबर होगा, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज 1, और वही E1, E2, E3, E4, E5, E6 कवर ऑल पॉसिबल आउटकम्स। टेलीफोन डायरेक्टरी वाला सवाल, पहले एंशियंट एरा में एक टेलीफोन डायरेक्टरी हुआ करती थी जिसमें शहर के सभी लोगों के पास, मतलब सभी जिनके पास टेलीफोन नंबर था वो नंबर दर्ज होते थे। चूंकि वो नंबर फ्यू काउंटेबल नंबर थे इसलिए एक डायरेक्टरी कंपाइल होती थी, अब तो ये पॉसिबल नहीं है। वो 6 डिजिट के देयर वर 200 टेलीफोन नंबर्स दिखा रहा है कि मतलब शहर में केवल 200 लोगों के पास टेलीफोन था, और ये जितने भी अंकों का ये नंबर है उसके यूनिट प्लेस ऑन 1 पेज ऑफ टेलीफोन डायरेक्टरी देयर वर 2, अच्छा एक पेज पे 200 टेलीफोन नंबर्स हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर यूनिट प्लेस डिजिट इज गिवन, हम नंबर को उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा अंक है उस हिसाब से वर्गीकृत कर रहे हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहे हैं। यूनिट डिजिट अगर 0 है तो इस प्रकार के 22 नंबर हैं, यूनिट डिजिट अगर 1 है तो इस प्रकार के 26 नंबर हैं। एक पेज की बात हो रही है केवल। यूनिट प्लेस पर 2 है तो उसके इस तरह के 22 नंबर हैं। इस प्रकार ये फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है। और रैंडमली अपने आंख बंद करके पेंसिल को किसी एक नंबर पे पुट रखा, तो चूंकि रैंडम इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजिट 6 बीइंग द यूनिट प्लेस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 by total number of selected telephone numbers. In this case frequency of 6 is 14, so 14 by 200 is number of trials because we have 200 numbers over which we are performing this experiment. 200 नंबर को अभी हम एक पेज खोल के उस पर पेंसिल घुमा रहे हैं तो हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गया 200, और नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट जो हमारी डिजायर्ड इवेंट है वो है फ्रीक्वेंसी, जो नंबर आए उसकी इकाई का अंक 6 हो और रैंडमली चल रहे हैं तो यहाँ पे 14 by 200 आ जाएगा। यू कैन सिमिलरली ऑब्टेन एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ नंबर्स हैविंग अदर डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस। इस प्रकार हर अंक की निकाल सकते हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर हैविंग इवन नंबर ऑन द यूनिट प्लेस, उस दशा में इवन नंबर कौन सा हो सकता है, 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा, तो इन सभी की प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी। ऐड क्यों हो जाएगी इस पर हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। वेदर फोरकास्ट एक बहुत ही बड़ा फील्ड जहां पे प्रोबेबिलिटी थ्योरी का इस्तेमाल होता है। वेदर साइंसेज और वेदर की जो फिनोमिनन है वो काफ़ी हद तक रैंडम इवेंट्स हैं, बियॉन्ड आवर कंट्रोल हैं, बियॉन्ड आवर विश हैं, इसको हम रैंडम मान सकते हैं। ऑफ कोर्स कई सारे फैक्टर्स अब साइंटिफिकली मैप कर लिए जा चुके हैं और सुपर कंप्यूटर द्वारा वेदर इवेंट्स की अच्छी खासी फोरकास्ट और एक फॉर्मूले बन चुके हैं। फिर भी हम इनको रैंडम मानते हुए फोरकास्ट, एटलीस्ट फोरकास्ट को रैंडम मानते हुए, रिकॉर्ड ऑफ वेदर स्टेशन शोज दैट आउट ऑफ पास्ट 250 consecutive days its weather forecasts were correct 175 times। अब प्रोबेबिलिटी निकालने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ फोरकास्ट वाज द फोरकास्ट वाज करेक्ट ऑन ए गिवन डे, उसकी भविष्यवाणी सही होने की क्या प्रायिकता है। 250 में से 175 बार उसने सही बताया है तो सही भविष्यवाणी करेगा इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। इसका सीधा फॉर्मूला है नंबर ऑफ डेज व्हेन द फोरकास्ट वाज करेक्ट बाय टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिकॉर्ड इज अवेलेबल। सीधे यहाँ पे 175 बाई 250 आ जाएगा। दिस इज 0.7। यू कैन से द फोरकास्टर हैज 70% एक्यूरेसी।
उसी प्रकार कब वो गलत था या सही नहीं था, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फोरकास्ट नॉट करेक्ट, ये हो जाएगा जब 250 में 175 सही था तो 75 गलत था, तो गलत की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 75/250 विच विल कम आउट 0.3, दैट इज 30% inaccuracy or error in the forecast. Again you can say that इन दोनों का टोटल 1 है। भाई फोरकास्ट है तो सही होगा या गलत होगा, दो ही इवेंट्स हैं, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, तो ये भी अगेन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गई। ओके, ये प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स थे और इसके द्वारा हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी को हम यूज़ करके डेली लाइफ में सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी को मेज़र कर सकते हैं। इस क्लास को मैं यही समाप्त करता हूँ और इसके बाद अगले क्लास में प्रोबेबिलिटी की कंसेप्ट को फिर से एक बार समाप्त कर लिया जाएगा। और आई वुड रिकमेंड कि आप इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स करें और अपनी एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी का डेटा कंपाइल करें और ऑब्जर्व करें कि जिस प्रकार आप जैसे जैसे आप ट्रायल्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी प्रोबेबिलिटी एक फेयरली इक्वल फिगर पे कन्वर्ज करती जाएगी, स्पेशली इन केस ऑफ डाइस एंड कॉइन। ओके, this class is over here.